पिछले क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बातें हुई थी और हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंपली म्यू से डिनोट करते हैं और इसके दो वेरिएशन हमारे पास थे, एक था रिलेटिव और एक था एब्सोल्यूट। दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा था, एक था हमारा एब्सोल्यूट नहीं और एक था हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट क्या होता था कि जब भी लाइट, समझिए, किसी मतलब एयर से किसी अदर मीडियम में इंटर करेगी तो जो मान लो ये मीडियम एम है तो इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसे हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। तो अगर एयर के रिस्पेक्ट में हो तो नहीं लिखते हैं, मतलब नहीं लिखना है इसका मतलब एयर के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? और ये निकलेगा कैसे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर सी से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम मान लो vm, तो ये आएगा आपका c/v। क्लियर है? एब्सोल्यूट निकालने का तरीका ये था। रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव होता है कि किसी पहला वाला मीडियम क्या होगा, एयर को छोड़ के कोई भी एक्सेप्ट एयर, दूसरा वाला मीडियम एयर होगा चल सकता है लेकिन पहला वाला मीडियम एयर नहीं होगा। किसी मान लो मीडियम 1 है और ये मान लो मीडियम 2 है, तो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब लाइट इंटर करेगी तो सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इस तरह से आपका रिलेटिव निकलेगा। क्लियर है? अब इसमें हमने एक चीज और सीखा था कि अगर आप इसको, जैसे अब मान लो तुमने मीडियम को बदल दिया, जैसे कि यहाँ पे मान लो कोई मीडियम था, ये मीडियम है मान लो x और ये मीडियम है मान लो y, तो अभी लाइट x से y में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन x मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन y मीडियम। अगर हम तुमको ये कहें कि अब ना लाइट y से x में जाने वाली है, अब की बार लाइट किस में जा रही थी, x से y में, लेकिन अगर हम तुम्हें ये कहें कि अब लाइट y से x में जाएगी, तो y से x में जाएगी, तो बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? सॉरी, इसमें तो y का निकलेगा ना, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? x का किसके रिस्पेक्ट में? y। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पहला मीडियम y, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दूसरा मीडियम x। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती थी कि ये जो वैल्यू होता था ये इस वैल्यू का रेसिप्रोकल होता था। हम बता रखे हैं, मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 1 बाय रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बड़ा सॉलिड तरीका है, आपका समय टाइम बचाएगा। और ये चीजें हमने प्रूफ ही कर रखी थी, देख भी रखा था, तो इतनी बातें मिला जुला के हुई थी अब तक मात्र। ठीक है, अब आगे, अब यहाँ पे ये चीजें तुम्हें समझनी है कि जो डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम है, जैसे आपके पास अगर देखो एब्सोल्यूट की बात करें, जैसे आपके पास मान लो वाटर है और आपके पास मान लीजिए ग्लास है, आप ये बताइए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता था? एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, तो किसका होता था? ग्लास का, क्योंकि देखो ना ग्लास का होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता था 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता था 1.33, तो ग्लास का ज्यादा हुआ ना ऑब्वियस, तो ग्लास डेंसर मीडियम हुआ। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो मीडियम उतना ही डेंसर होता है। क्लियर? गुड। तो एक बात तो समझ में आ गई कि डेंसर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले होंगे। अब यहां पे हमें ये समझना है, अभी तक हमने ये नहीं देखा कि, हाँ एक चीज और हम लोगों ने सीखा था, उसे भी डिस्कस कर ले। जैसे मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में गई, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर मान लीजिए इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, इस मीडियम का भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, तो क्या होता था याद है आपको? μ2 बाय μ1, μ1 बाय μ2 नहीं होता था, μ2 बाय μ1 होता था। स्नेल्स लॉ का यही फॉर्मेट है, 2/1, और कारण हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं, इसे भी ध्यान रख के काम करना है तुम्हें। ठीक है, अब देखो हमने अभी तक ये नहीं समझा कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी बेंड तो करेगी, लेकिन बेंडिंग किधर होगा?
हाँ, किधर बेंड करेगी? टुवर्ड्स नॉर्मल होगा अगर मीडियम डेंसर हो तो, गुड, और अवे फ्रॉम नॉर्मल अगर मीडियम रेयर हो तो, बिल्कुल। आइए कारण पता करें। देखो, तो लिखना नहीं है, समझिए। कंडीशन फॉर बेंडिंग, बेंडिंग की कंडीशन क्या है? तो हम लोग एक सिचुएशन ले लेते हैं। सिचुएशन में लाइट को मान लो रेयर से डेंसर में गुजार देते हैं। नहीं, लाइट किधर से जा रही है? रेयर से डेंसर में। कोई भी रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, हमें तो ये पता चल गया कि जो मीडियम डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा होगा, बिल्कुल। ये मान लो नॉर्मल है ऐसे, ये मीडियम तुम्हारा इंसिडेंट हो गई, मीडियम मान लो ये रेयर है और ये डेंसर है। एक बात आप बताओ, अगर लाइट 30 से आई, मान लो 30 डिग्री से आई और अगर 30 डिग्री से ही चली जाती तो आप कहते कि बेंडिंग हुआ है? नहीं हुआ है। क्लियर? अगर 30 से आई और 30 से ही चली गई मतलब नो बेंडिंग। अगर हम ये कहें कि 30 से आई और मान लो 40 से गई तो एंगल कहां से मेजर करना है? नॉर्मल से। तो 40 से गई इसका मतलब ये थोड़ा इधर जाएगी, ये वाला, ये हुआ 40। और अगर हम आपको ये कहें कि 30 से आई और मान लो 20 से गई, इसका मतलब लाइट कुछ इधर जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें ये वैल्यू पता चल जाए कि इससे, वैल्यू नहीं कंपेयर में, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, बराबर है तो नो बेंडिंग। अगर ये ग्रेटर है, मतलब ये अगर ग्रेटर हो गया तो, ग्रेटर है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये अगर मान लो स्मॉलर हो गया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। नहीं समझे बात को? अगर हमें बस ये पता चल जाए कि ये कंडीशन क्या है, कि या तो ये वाला कंडीशन, या तो ये वाला कंडीशन, या तो ये वाला कंडीशन, इन तीनों में से कोई कंडीशन पता चल जाए तो बेंडिंग किधर होगा पता चल जाएगा। आई बात समझ में? समझ गए? तो ये हमें एक्चुअल पता करना है कि ये कंडीशन क्या है। आइए पता करते हैं। देखो, तो हमें अभी ये नहीं पता कि ये किधर बेंड करेगी, नहीं, मतलब इसके जाने का हमें रास्ता नहीं पता। मान लो ये R और ये D, ये इसका एक्चुअल पाथ है। आप बताइए, ये I है और R मान लेते हैं R है, क्या है हमें नहीं पता, तो हम लोग स्नेस लॉ लगा दें। स्नेस लॉ कहता है कि साइन I बाय साइन R इक्वल टू V1 बाय V2, सॉरी μ2 बाय V1, μ2 बाय μ1। अब बताइए यहाँ पे 2 कौन है? डेंसर है ना, तो इसको μd लिख दें, और μ1 कौन है? रेयर है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये बात तो हमें पता है कि μd का वैल्यू μr से ज्यादा होगा, तो भाई इसका रेशियो भी तो 1 से ग्रेटर होगा ना, तो μd बाय μr का रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा ना, क्योंकि ऊपर बड़ा वाला है, नीचे जैसे 4/3 तो बड़ा हो ना 1 से। तो ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है? इसके, मतलब आप कह सकते हैं कि साइन I बाय साइन R और ऑब्वियस है ग्रेटर देन 1 होगा। इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि साइन I ग्रेटर देन साइन R, और ये तब पॉसिबल है क्योंकि साइन थीटा में एंगल का वैल्यू ज्यादा हो तो उसका वैल्यू भी ज्यादा होता है, तो ये पॉसिबल है, मतलब I ग्रेटर देन R। अब तुम ही बोलो रिलेशन आया I ग्रेटर देन R, इसका ये मतलब हुआ कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा, मतलब लाइट क्या होगी? ये हुआ ना, अगर ये होगा तभी ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 से कम, मतलब I से छोटा हुआ, मतलब किधर होगा? बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। एक्चुअल पाथ से ये नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है ना, एक्चुअल पाथ से ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, आपको याद रखना है, ठीक है। जब लाइट रेजर से डेंसर में एंटर करेगी तो बेंड करेगी किधर? नॉर्मल की तरफ। क्लियर? कहानी समझ में आई? इसी तरह से अवे फ्रॉम नॉर्मल की भी कहानी बिल्कुल यही होगी। अवे फ्रॉम नॉर्मल में क्या होगा? जब सिचुएशन थोड़ा बदलते हैं, इसे मिटाएं, देखो अगर सिचुएशन बदल जाए, अगर लाइट डेंसर से रेयर जा रही हो, मतलब ये मीडियम आपका डेंसर है और ये मीडियम रेयर है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि TIR में फिर से आपको ये आएगा। साइन I बाय साइन R, μ2 बाय μ1, μ2 कौन है? μ1
समझ पाए? ऊपर वाला वैल्यू छोटा है, जिसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। गुड। तो साइन आई इज लेस देन साइन आर, मतलब आई इज लेस देन आर, मतलब आर बड़ा हो गया। आर बड़ा हो गया मतलब ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब ये होगा बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब ये अवे नॉर्मल जाएगी तब ना आर बड़ा बनाएगी। क्लियर है? याद रहेगा? बिल्कुल, इसको याद रखना है। तो ये दो चीजें हो गई। नहीं, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेडिएटर टू डेंसर, इसका एक तरीका है, डॉक्टर बैन, इसको भी तुम याद रख सकते हो। ये हाल ही फिलहाल में इसी बार ऐसे बोलते 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 शॉर्ट में लिखे तो ट्रिक बन गया। डेंसर से रेयर बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर से रेयर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। नहीं समझे? ये कह रहा है कि जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है, डेंसर से रेयर अभी वाला केस, तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल ना, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। याद रहेगा? ठीक है? ठीक। अब मान लो बेंड नहीं करी तो देखो, बेंड नहीं करने के दो केसेस हैं। कंडीशन फॉर नो बेंडिंग, नहीं, कब बेंडिंग नहीं होगा, कब बेंडिंग नहीं होगा। देखो ये हो सकता है कि अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पहला मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दूसरा मीडियम बराबर हो जाए, उस केस में साइन आई बाय साइन आर बराबर 1 हो जाएगा। तो इस केस में साइन आई और साइन आर क्या होगा, आई बराबर आर हो जाएगा ना। तो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से चली जाएगी, बेंडिंग नहीं होगा। एक तो मतलब ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, हाँ रिफ्रैक्शन तो होगा। रिफ्रैक्शन जब भी मीडियम में चेंज हुआ वापस नहीं जाएगा, एंटर करेगा। ये देखो, देखो ये इंसिडेंट हो गई ना, मतलब ये हुआ कि इसका म्यू, इसका भी म्यू और इसका भी म्यू है। ये हम लोग करेंगे लेंस में, याद रखिएगा। लेंस में ये आता है, ग्लास को पानी में डालते हैं, ग्लास डिसअपीयर हो जाता है, एक केस आता है। उसमें क्या होगा, लाइट अगर ऐसे आएगी ना, ऐसे ही चली जाएगी बिना बेंड किए, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, बेंड बिना बेंड किए चली जाएगी। बेंडिंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन के लिए बेंडिंग का होना जरूरी नहीं है। रिफ्रैक्शन के लिए बताए थे ना, बेंडिंग नॉट नेसेसरी। रिफ्रैक्शन के लिए बेंडिंग का होना, हम लोग बेंडिंग वाला स्पेशल केस पढ़ते हैं ज्यादा। क्लियर? दूसरा कि ये भी हो सकता है कि अगर मान लो आई बराबर 0 हो जाए, ये भी हो सकता है। आई बराबर 0 का मतलब ये हुआ कि अगर लाइट मान लो अलोंग दी नॉर्मल फॉल कर गई, तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाया, ये 0 डिग्री। आइए इस लेंस लगाते हैं, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 मान लो, बोलो। तो साइन आर बराबर कितना हो जाएगा, साइन आर इक्वल टू हो जाएगा साइन आई म्यू 1 बाय म्यू 2। तो साइन आई का वैल्यू साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग 0, तो बताइए आर का वैल्यू कितना आया, 0 आया। साइन आर बराबर 0, आर का वैल्यू 0 डिग्री आया। तो देखो आई बराबर आर हुआ, जब भी आई बराबर आर का मतलब नो बेंडिंग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सीधी आएगी तो सीधी चली जाएगी। और इसका सीधा से जीता जाता एग्जाम्पल है कि एक बकेट पानी में आप पेंसिल को टेढ़ा देखिए, मतलब टेढ़ा अगर ऑब्लिकली फॉल करवाओ तो ये तुम्हें ऐसे करके दिखेगी, लेकिन अगर इसके इस पेंसिल को सीधा करोगे तो ये तुम्हें सीधा ही दिखेगा, बिना बेंडिंग नहीं होती है। कारण आपके सामने है, समझ गए बात को? बोलो। चलिए अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आते हैं हम लोग स्लैब में। फिर स्लैब से हम लोग नॉर्मल शिफ्ट चलेंगे, नॉर्मल शिफ्ट की तरफ चलेंगे। उसके लिए आपको स्लैब समझना जरूरी पड़ेगा कि स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। स्लैब में रिफ्रैक्शन समझेंगे तभी आपको नॉर्मल शिफ्ट समझ में आएगा। फिर वहां पे रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ भी हम लोग समझेंगे। ठीक, मिठाई से ये सब बात ध्यान में रखना है थोड़ा। हाँ जाओ। अब हम लोगों को करना है
रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कह सकते हो जिसमें डबल रिफ्रैक्शन होता है, 2 बार होता है। ठीक, इसके लिए सेटअप आपको बनाने हैं, ध्यान से समझिएगा। एक स्लैब हमने लिया रेक्टेंगुलर और उस पर हमने एक लाइट को ऑब्लिकली फॉल करवाई, क्योंकि अगर बेंडिंग आपको दिखना है तो लाइट को ऑब्लिकली फॉल करवानी पड़ेगी। तो हमें ना एक लाइट को हमने ऑब्लिकली फॉल करवा दी इस तरह से कुछ, और इसे हमने इसकी जो एक्चुअल पाथ है उसके रास्ते को पहले ही ड्रॉ कर लिया। लाइट रे को हमने ऑब्लिकली फॉल करवाया और इसके जो एक्चुअल पाथ है उसे हमने पहले ही ड्रॉ करवाया। ये इसका एक्चुअल पाथ था। मतलब अगर ये स्लैब नहीं होती तो ये ऐसी जाती चुपचाप बिना बेंड किए, ऐसा कुछ। लेकिन क्या लगता है कि आपको ये ऐसी जाएगा? नहीं ना जाएगा, क्योंकि अंदर तो ग्लास है ना सर, ये नॉर्मल है ना, ये ग्लास है ना, तो ग्लास क्या करेगा? मीडियम चेंज हो गया। तो लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास, मतलब रेडियल से डेंसर, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये लाइट क्या करेगी? बेंड कर जाएगी। किधर? नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। बोलो, बेंडिंग हुआ ना, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग हुआ ना। अब फिर से लाइट ग्लास से क्या हो रहा है? एयर में जा रही है, तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां पे फिर से आप नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। तो ये होगा बैंड्स। देखो ये है इसका एक्चुअल पाथ, कुछ ऐसा सा है ना एक्चुअल पाथ इसका। लेकिन ये एक्चुअल पाथ को फॉलो करेगी क्या? नहीं, ये क्या जाएगा? बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक्चुअल पाथ से ये इसका एक्चुअल पाथ था, तो एक्चुअल पाथ से ये बेंड कर गई ना सर, तो बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर है? बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ ना। ड्राइंग समझे? 2 बार रिफ्लेक्शन हो। इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और ये जो लास्ट वाला एंगल है, ये वाला इमर्जेंट रे इसको कहा जाता है। इसको हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं, क्योंकि फाइनली जो लिस्ट लास्ट में निकली है इमर्ज करी है, इसलिए इसका नाम इमर्जेंट रे है। और ये वाला एंगल एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? समझ पाए? गुड। अब यहां पे तुम्हें रिफ्रैक्शन तो हो गया, लेकिन अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आइए रिजल्ट्स की बात करें। पहला रिजल्ट ये होता है कि इसमें IE के बराबर होता है ग्लास स्लैब के लिए। हर डबल रिफ्रैक्शन में नहीं, ग्लास स्लैब में अगर रिफ्रैक्शन हो तो जिस एंगल से ये इंसिडेंट करेगी उसी एंगल से निकलेगी, और इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? तब ये वाली जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है वो पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये वाला एंगल तो बराबर हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? पैरेलल होगी। पहला ही बात ये समझ में आई। दूसरी, अगर ये हो गया है तो मतलब IR जो होगा वो पैरेलल होगा इमर्जेंट की। तो ये हम प्रूफ कर देते हैं, ये होगा तो ये होगा ही। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग वगैरह लगा दोगे जो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। ये हम आपको प्रूफ कर देते हैं। आओ प्रूफ कर दे, तुम्हें ध्यान से समझना। इसका प्रूफ आपको काम आएगा। ये मान लो पॉइंट P है और ये पॉइंट मान लो Q है। इसको I1 मान लेते हैं तत्काल, इसको R1 मान लेते हैं। ये वाला एंगल दिख रहा है, इसे हम लोग तत्काल I2 मान लेते हैं और इसे तत्काल R2 मान लेते हैं। चलेगा? अब P पॉइंट पे आप स्नेल्स लॉ लगाइए। P पॉइंट पे आप स्नेल्स लॉ लगाइए। तो स्नेल्स लॉ कहता है साइन I1 बाय साइन R1 इक्वल टू μ2 बाय μ1। μ2 कौन? ग्लास। μ1 कौन? एयर। चलेगा? गुड। अब एक काम सेंस लॉ लगाओ तुम यहाँ पे Q पॉइंट पे, तो साइन I2 बाय साइन R2 इक्वल टू μ2 बाय μ1। μ2 कौन है? ए बाय ग्लास। चलेगा? बोलो, μ2 बाय μ1। μ1 कौन है? ग्लास है ना। इसको उल्टा कर देते हैं ताकि μg बाय μa सेम सेम हो जाए। इसको उल्टा कर देने से आपको क्या हो जाएगा? साइन R2 बाय साइन I2 इक्वल टू μg बाय μa। बोलिए, समझ पा रहे हैं? अब देखो इक्वेशन 1 में जो RHS वाला इंड है वो RHS वाला इंड तो सेम हो गया ना।
इस हिसाब से LHS वाला एंड भी सेम हो जाना चाहिए। आइए सेम कर देते हैं। LHS वाला एंड क्या है? LHS वाला एंड है sin I1 बाय sin R1 इज इक्वल टू, इसका LHS वाला sin R2 बाय sin I2। बोलो यहां तो कोई दिक्कत? अगर आप जरा ध्यान से देखो, ये दोनों नॉर्मल है और ये ट्रांसवर्सल है। ये एंगल दिख रहा है तुम्हें R1 और ये एंगल दिख रहा है आपको I2। R1 I2 के बराबर होगा। R1 I2 के बराबर हो गया। अब बताइए sin I1 बराबर sin R2 हुआ। I1 को आपने I कहा था और R2 को देखो याद करो E कहा था, बराबर हुआ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। आई बात समझ में? तो ये क्या होता है कि अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट नहीं करती है। ध्यान से देखो, इसको डेविएशन नहीं कहते हैं, समझना। ये इसका ये एक्चुअल पाथ था, ये एक्चुअल पाथ से डेविएट नहीं करी है, एक्चुअल पाथ से पैरेलली शिफ्ट करी है। इसको जाना यहां इधर था ना, इधर था जाके इधर गई ना, तो ये डेविएट नहीं करी, अपने एक्चुअल पाथ से इसको पैरेलली शिफ्ट करी है और इसी को पैरेलल शिफ्ट कहते हैं। और यही चीज हम लोग फाइंड करेंगे कि ये पैरेलल शिफ्ट कितना होता है। कौन सा डिफरेंस? ये वाला ना, ये वाला ना, क्या डिफरेंस? इसी को पैरेलल शिफ्ट कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में ये लेटरल शिफ्ट कहते हैं इसको लेटरल शिफ्ट कहा जाता है। तो ये जो पैरेलली शिफ्ट करी ना इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे की जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इसे कहा जाता है लेटरल शिफ्ट, जिसको इन शॉर्ट आप पैरेलल शिफ्ट भी कहेंगे। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। अब ये ई के बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो ये लाइन ऑलरेडी क्या हो गया? पैरेलल हो गया। और पैरेलल हो गया और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे होता है, इसको हम लोग पैरेलल शिफ्ट या लेटरल शिफ्ट के नाम से जानते हैं। ड्राइंग समझ में आया? कहानी समझ में आई? अब हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। एक बार देख लीजिए, फिर बात करेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो ड्राइंग मिटाएंगे, फिर से ड्राइंग शिफ्ट हम लोग फाइंड करेंगे। क्लियर है? पूछना कुछ? मिटाते हैं फिर। इसमें हमें यही जो गैप है ना, यही पैरेलल शिफ्ट। देखो दो तरह का शिफ्ट आपको पढ़ना है। एक जरा ध्यान दो, नॉर्मल भी शिफ्ट किया है भाई, नॉर्मल यहाँ पे है, यहाँ पे नॉर्मल हुआ ना, ये नॉर्मल शिफ्ट भी किया है और ये पैरेलल शिफ्ट हुआ है। तो दो तरह के शिफ्ट आपको निकालने हैं, एक नॉर्मल शिफ्ट और एक पैरेलल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब ये हो गया, पैरेलल शिफ्ट का मतलब ये हो गया। बस साधारण सी बात है, सिंपल ज्योमेट्री लगा लेके दोनों निकल जाएगा। और बोर्ड में क्वेश्चन रहता है सीधा, फाइंड पैरेलल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट। समझ रहे बात को? गुड। हाँ, आइए फाइंड करें। ज्योमेट्री आपका अच्छा होगा तो ज्योमेट्री सब ठीक ठाक है? अरे सिंपल पैरेलल लाइन वाला सब, ट्रायंगल वेंगल सब, तो लगाइए थोड़ा ज्योमेट्री और बताइए रिलेशन। ड्राइंग दे रहे हैं हम आपको, 5 मिनट का समय मिलेगा, समझ गए? और ज्योमेट्री से इसे फाइंड करने का। एक हो गया और दूसरा इधर था ना, ऐसा कुछ था ना दूसरा वाला रे, ऐसा ही कुछ था ना? हाँ, आपको यही वैल्यू निकालना है। एक ही बात है ना, कहीं भी लोगे तो यही वैल्यू आएगा। बढ़िया है, यहाँ पे ट्रायंगल विंगल आप बन गया, बढ़िया है। ये वैल्यू तुम्हें निकालना है, जिसको हम लोग लेटरल शिफ्ट कहते हैं।
क्या क्या दे रखा है तुम्हें? ये वैल्यू ई है जो कि आई के बराबर है, और रिजल्ट हम लिख दें क्या? रिजल्ट लिख लेते हैं। और अगर ये गैप, ये जो है ना, ये गैप, ये थिकनेस ऑफ स्लैब है। मान लो अगर थिकनेस ऑफ स्लैब टी हो, तो जो लेटरल शिफ्ट होता है, मतलब ये जो x होता है, इसका रिजल्ट हम लिख दे रहे हैं, x इक्वल टू डी साइन इसका वैल्यू, इसको ना r कहा जाता है। देखना सिंपली, ऐसे तो ये r1 है, लेकिन आप इसे r कह सकते हैं, लेकिन r का मतलब यही r वाला समझना, ये r नहीं समझना है, समझ गए? हाँ, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहीं पे होगा ये। तो ये रिजल्ट होता है तुम्हारा d साइन i माइनस r बाय कॉस r। तुम्हें ये एक्सप्रेशन ढूंढ के लाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल ज्योमेट्री लगानी है। 2 मिनट का ट्राई करिए आप लोग। देखिए ये गैप या ये गैप एक ही है, बोलो, है ना? अगर हम ध्यान से देखो तो इसको मान लो O, इसको मान लो P और इसको मान लो Q। आपको ट्रेंगल OPQ दिख रहा होगा। ट्रेंगल ध्यान से देखिए, OPQ दिख रहा है क्या? ये राइट एंगल ट्रेंगल है, बिल्कुल। ये एंगल क्या है? R है, और इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कौन सा? कॉस थीटा लगा दे, बिल्कुल कॉस थीटा लगाते हैं। कॉस R इक्वल टू क्या होगा? B बाय H, तो B ये होगा और हाइपोटेनियस ये ना होगा, तो OP बाय हाइपोटेनियस क्या है? OQ। कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर आप ये क्या नाम है इसका, हाँ, अब जरा ध्यान दो, तो OP के बदले आप D पुट कर सकते हैं। OP तो D ही, T ही है ना, सॉरी ये D नहीं T। तो क्या हो गया? हेलो D कर लो, हेलो D कर दिए, लो क्या बोला झूठे का? OQ क्या है? OQ ही है। अब बताइए OQ को लिख सकते हैं क्या? D बाय कॉस R, बोलो। D बाय कॉस R तो ऐसे दिख गया तुमको। चलो अब बाकी रह गया हमारा साइन I माइनस R को। जरा ये वैल्यू देखो, तो ये वैल्यू क्या होगा? ये वैल्यू अगर R है तो ये वैल्यू R होगा, बोलो। वेरी गुड। उसके बाद एक वैल्यू और बताओ, एक वैल्यू कहाँ गया? हाँ बाबू, पहले एंगल तो पता चले फिर टेन लगाओ। ये पूरा वैल्यू कितना होगा सर? आई, तो ये R है, तो ये वैल्यू कितना होगा? I माइनस R। रहने तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत? तो ये वैल्यू लगा दें, इसमें ये तुम्हें पता चल ही गया, और ये वैल्यू निकालना है। तो ये क्या है? अब बोलो ना रे, ये वैल्यू निकालना है, और ये वैल्यू, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है, बोलो रे। तो साइन थीटा लगा है, गुड, लगाइए। साइन I माइनस R इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि OPQR मान लो, QR बाय OQ। बताइए QR का वैल्यू कितना है? X, जो हमें चाहिए, और OQ का वैल्यू कितना है? अभी भी ताजा ताजा तुमने निकाला है, D बाय कॉस R, यस और नो, बोलो रे। अगर x इक्वल टू तुम्हें चाहिए तो x कॉस R इक्वल टू D साइन I माइनस R ने होगा। तो बताइए x इक्वल टू आया D साइन I बाय R बाय कॉस R। पता इतना सिंपल ज्योमेट्री आप लोग नहीं लगा पा रहे। D रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? बकलो D तो बोलते ना, ये स्लैब का थिकनेस है। हाँ जुट्ठे, कोई बात नहीं, हो गया, समझ गए? तो थोड़ा वो ज्योमेट्री भी लगानी है, री ऑप्टिक्स मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है,
इसमें ज्योमेट्री ही तो मेन है। चलिए ये बात समझ गए, इसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं, ध्यान रहेगा ना। आइए नॉर्मल शिफ्ट की बात करेंगे। अब हम लोग नॉर्मल शिफ्ट फाइंड करते हैं और ज्यादातर सवाल नॉर्मल शिफ्ट के डायरेक्ट फॉर्मूले पे आता है, ठीक है। नॉर्मल शिफ्ट होता क्या है, इसको थोड़ा और डिटेल्स में समझा दे आपको। निकालने का तरीका क्या है, नॉर्मल शिफ्ट एक्चुअल में वही होता है, लेकिन निकालने का तरीका क्या है ये समझिए। जैसे कि मान लो ये कोई इंटरफेस है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, समझिएगा। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मान लो किसी डेंसर मीडियम में है, मान के लो वाटर में है, ये मान लो मीडियम है आपका डेंसर, और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी ना, तो लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर, ध्यान समझिएगा। तो लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये एयर है, तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल ना, बोलो ना रे। तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, इधर बेंड करेगी ना। अब यहां पे अगर व्यूअर होगा तो ये इसके लाइट ना स्ट्रेट से आती हुई दिखेगी, इसे लाइट कुछ इस तरह से इस पाथ से आती हुई दिखेगी कि नहीं दिखेगी, बोलो दिखेगी ना। तो जहां से इसको आती हुई दिखेगी, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं होगी, यहां पे उसको इसका इमेज दिखेगा, समझ पा रहे हैं बात को। और होता भी यही है कि जैसे बाल्टी में आपके पास मान लो कॉइन्स रखा है, उस कॉइन्स को देखोगे तो कॉइन्स तुम्हें ऊपर दिखेगा, जहां दिख रहा वहां हाथ लगाओगे कुछ नहीं मिलेगा, कॉइन्स नीचे होता है। सेम केस ही है, कॉइन है नीचे लेकिन उसका इमेज ऊपर बन गया। तो ये जो गैप है ना, इसी गैप का वैल्यू तुम्हें नॉर्मल शिफ्ट को देगा, समझ पाए बात को। यही गैप जो होता है ये कितना ऊपर हुआ, दिस वैल्यू इज नोन एज नॉर्मल शिफ्ट। क्लियर है, बोलो। एक्चुअल हमें निकालना तुम्हें यही है, ये जो गैप है। अब ये निकलता कैसे है, अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग कहते हैं रियल डेप्थ, यही से कंसेप्ट समझिएगा। रियल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ, रियल डेप्थ या एक्चुअल डेप्थ, समझ गए। इसको कहते हैं डेप्थ रियल चलेगा या एक्चुअल, और ये है अपेरेंट ना, बोलो ये डी अपेरेंट, समझ रहे हैं बात को। ये रियल डेप्थ और ये अपेरेंट डेप्थ। तो ये जो गैप है, ये गैप मान लो x है आपका, मान लो n दे दें, नॉर्मल शिफ्ट n बराबर आप कह सकते हो कि n का वैल्यू कितना होगा, d रियल माइनस d अपेरेंट, समझ पा रहे बात को। अगर ये d रियल मान लो x है और d अपेरेंट मान लो y है, तो आप कह सकते हैं कि n इक्वल टू x माइनस वाई। अब आपको ये निकालना है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि आपको एकदम खूबसूरत सा ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, जिसमें ये जो एंगल है, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, पता है ना, बिल्कुल। और ये एंगल 90 होगा कि नहीं होगा। तो ये अगर एंगल इंसिडेंस है तो ये एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ज्योमेट्री लगाओ थोड़ा, समझ गए बात को। हाँ, इस हिसाब से आप देखो, ये एंगल पता है तुम्हें, है ये वाला साइड दोनों ट्रायंगल में आने वाला है, दिख रहा है तो ये छोटका वाला ट्रायंगल में भी ये वाला साइड आने वाला है। तो हम लोग इसको और इसको कंपेयर कर ले, आपको जो लगाना है लगा लीजिए आप आराम से, समझ रहे बात को। एक तो यहां पे हो गया। दूसरा बात आपको ये करना है कि देखो P बाय B ये है कौन सा, ये आपका इसके लिए हाइपोटेन्यूस होगा ना, इसकी तो जरूरत नहीं है। ये वाला साइड क्या है, इसके लिए बेस और इसके लिए परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे 10 का रिलेशन बनेगा, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 10 का रिलेशन बनने से एक फायदा और हो गया कि अगर ये एंगल बहुत छोटा होता तो tan थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा का वैल्यू अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर होता है। ये बात पता है ना, गुड। तो आपको क्या करना है, आपको tan i निकाल लेना है, समझ गए बात को। और ये जो वैल्यू है जरा ध्यान से देखो, ये एंगल क्या होगा, नॉर्मल है ना, ये एंगल r होगा रे, बोलो ना रे। ये अगर एंगल r होगा तो कुल मिला के ये पूरा एंगल r होगा, यस और नो, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ई वैल्यू जो छुटकी को है, ये छुटकी को क्या वैल्यू होगा, बोलो, गुड। ये r माइनस आई कहो या ये वैल्यू के बारे में बात करो तो कुछ जरा देखो, ये हाँ ये 90 माइनस आर है, तो ये वैल्यू 90 माइनस आर होगा। देखो r का एक रिलेशन और बनेगा तुम्हें, तो दो इक्वेशन बन गया, बोलो बस।
तो टेन थीटा थीटा के बराबर हो गया। उसी तरह से आर भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, तो टेन आर आर के बराबर हो गया। तो कुल मिला के तुम्हें ऑल बॉल करना है, और इसी रिलेशन से तुम्हें ये n बराबर x माइनस वाई, एक्स का कुछ वैल्यू आएगा और y का कुछ वैल्यू आएगा, उसको रिजॉल्व करके तुम्हें ये रिजल्ट निकाल के रखना है। ठीक है, रिजल्ट हम तुम्हें बता देते हैं। हाँ, इसमें और एक आवश्यक सूचना ये है कि इसमें तुम्हें स्लेस लॉ तुम लगा सकते हो, इसमें आप स्लेस लॉ का भी यूज करेंगे। अरे भाई, जब आप सुनो, देखो यहाँ पे टेन आई के बराबर होगा, पहले ये बताओ, क्योंकि आई वेरी स्मॉल है। उसी तरह से टेन आर के बराबर होगा, वेरी स्मॉल है। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? तो सीधा सा साइन आई बाय साइन आर लगाओ, देखा जाएगा। म्यू टू बाय म्यू वन लिखो मत, म्यू टू कौन है? एयर रे, म्यू टू बाय म्यू वन, म्यू टू बाय म्यू वन। कोई दिक्कत? बोलो तो। क्योंकि आई बहुत छोटा है तो इसलिए आई के बराबर होगा, आई बाय आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। कोई दिक्कत? अब तुम ही बताओ, इसको तुम ये भी लिख सकते हो, म्यू टू क्या है? एयर है ना, एयर का एब्सोल्यूट वन, और मान लो मीडियम जो है उस मीडियम का म्यू रहने देते हैं। तो आप यहां से ये लिख सकते हैं, आर बराबर म्यू टाइम्स ऑफ, सॉरी हाँ आई, बोलो बोलो, लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब आप ये बताइए, हाँ, यहां से जो टेन आई था वो टेन आई था कितना, पहले ये बता तो, टेन आई था कितना? टेन आई बराबर पता है? अरे एक्स बाय ये मान लो जेड है, इसको क्या कहते हैं? जो भी कहते हैं, क्या कहेंगे? चलो जेड ही रहने दो। टेन आई बराबर पी बाय बी ना, तो परपेंडिकुलर यानी एक्स बाय, सॉरी जेड बाय एक्स, टेन आई। टेन आर बता दो जरा, टेन आर बराबर, ओहो टेन आर नहीं लगाओ, कॉट आर लगा दो ना। अरे साइन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये लगा देते ना। हाँ, ये लगा देते हैं। टेन आर भी लगा सकते हो, कॉट आर लगाते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा लगाते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? साइन मतलब बी बाय पी, बी बाय पी। इसके लिए बी कौन होगा? जेड, बोलो। और ये वाई है, तो बताइए अगर हम ये टेन आर में हो गया, टेन आर बराबर जेड बाय वाई हुआ, मतलब टेन आई का वैल्यू आई के बराबर है, तो आई बराबर जेड बाय एक्स, और आर इक्वल टू पूरा डेरिवेशन करवा लिया जेड बाय वाई। बोलो, कोई दिक्कत? और देखो यहाँ पे आई का वैल्यू पुट कर दे, आई आर का, बोलो आई आर का वैल्यू कितना है? जेड बाय वाई, जेड बाय वाई इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ आई का वैल्यू कितना है? जेड बाय एक्स। कट्टो कट्टो हुआ। अब बोलो म्यू बराबर क्या आया? म्यू बराबर है, देखो एक्स बाय म्यू बाय एक्स इक्वल टू 1 बाय वाई है ना रे। तो अगर हम म्यू की बात करें तो एक्स बाय वाई हुआ ना, म्यू बराबर एक्स बाय वाई। अब जरा ध्यान से देखो, ये म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? सेकेंड मीडियम का। एक्स क्या है? देखो आ गया, म्यू इक्वल टू एक्स क्या है? रियल डेप्थ ना, डी रियल बाय एक्स, वाई क्या है? डी अपेरेंट। यही चीज तो होता है। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, समझे बात को। तो अब देखो इसका नॉर्मल तरीका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से आप जो रियल डेप्थ होता है, हमें तो अभी निकालना क्या है? हाई निकालना है ना, दोनों का डिफरेंस तो कर ही लेंगे, देखना ना अभी। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा यही निकालने के लिए पूछा जाता है। क्या होता है? डी एक्चुअल बाय डी अपेरेंट का रेशियो। तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया ना, बोलो। अब हमें करना है उसको माइनस, तो कर दो माइनस, कर दो माइनस फटाफट। हाँ, आप ये बताइए, आपको एन निकालना है ना, इसे मिटा देता हम शाम, नोट्स भेजेंगे ना, उसमें लिखा हुआ है। अब बोलो n बराबर क्या होता था? x माइनस वाई। अब बताइए x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू अगर आप, x क्या है?
रियल है। हाँ देखो ना, यहां से रिलेशन क्या बना था, x बराबर न्यू टाइम्स ऑफ y है ना, तो x को x ही रहने देते हैं और y को क्या लिख सकते हैं, y को लिखेंगे x बाय म्यू, बकलोल सब कुछ कुछ बोलता है। तो n का फॉर्मूला क्या हो गया, n का ये हुआ तुम्हारा फॉर्मूला 1 माइनस 1 बाय म्यू, यही सॉलिड फॉर्मूला है जो तुम्हें ध्यान में रखना है। ये x क्या है, रियल डेप्थ। तो ये फॉर्मूला तुम्हें एकदम कंठाग्र याद होना चाहिए, बिल्कुल यही वाला कि नॉर्मल शिफ्ट होता है रियल डेप्थ 1 माइनस 1 बाय म्यू। अब इस पे करेंगे हम लोग कल प्रैक्टिस। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। डेरिवेशन समझ गए, अपने से करिएगा, नोट्स अभी नहीं भेजेंगे, इसको एक बार खुद से करिएगा। इस पे करेंगे हम लोग कल बढ़िया बढ़िया सवाल, ठीक है। उसके बाद फिर TIR चलेंगे और TIR के बाद फिर देखेंगे आगे लेंस में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।